क्या है पापा, गांव में शादी करवा रहे हैं, गांव ही ब्याना था तो शहर में क्यों पढ़ाया लिखाया, क्यों वहां का कल्चर दिया, न जाने क्या मजबूरी थी जो यहाँ बांध दिया मुझे। तभी संजना की सास आती है। अरे बेटा, तेरा बादाम वाला दूध वैसा का वैसा ही रखा है, पिया नहीं बेटा? मुझे बोबा टी पीनी है, ये बादाम कौन पीता है? बोबा टी तो यहाँ नहीं मिलती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कोई बना दे तेरे लिए, मैं रिया बहू से पूछती हूँ। बोबा टी कभी नाम भी नहीं सुना होगा इन्होंने। अरे भैंस बांधने का काम करती है वो, मेरी जेठानी भैंस बांधती है और आप उनसे बोबा टी बनवाएंगी। अरे बस करिए माँ जी, मैं ये बादाम वाला मिल्क ही पी लेती हूँ। सास मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। संजना, जो कि हमेशा गांव में शादी होने का रोना रोती रहती थी, वो हमेशा मायके फोन करती और माँ से कहती उसे बुला ले। क्यों ले आऊं? एक रीजन दे, क्या कमी है तुझे वहां? कोई कमी गिना दे तो मैं ले आऊं। संजना अपने कमरे में बैठी फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे यार, तू तो जानती है ना, मेरे ससुर के पास कार भी नहीं है। हाँ यार, सच में एक स्कूटी है बस, उस पर बैठकर बाजार जाते हैं, शर्म भी नहीं आती उन्हें। मेरे पापा के पास तो 3-3 गाड़ियां हैं और यहाँ एक भी नहीं है। तभी ससुर बाहर से गुजर रहे थे। संजना की आवाज सुनकर रुक गए, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। शाम को खाने की टेबल पर जब सब बैठे थे। संजना बेटा, तुम्हें कार चाहिए क्या? जी मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं बेटा, मैंने सुना तुम फोन पर बात कर रही थी, तुम्हें जरूरत है तो कल ही मंगवा देते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही, वैसे भी आप लोगों को तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती, गांव में कहाँ जाना होता है। जरूरत तो है बेटा, लेकिन हम स्कूटी से काम चला लेते हैं, पर तुम शहर की हो, तुम्हें तकलीफ होती होगी। कल शाम तक आ जाएगी गाड़ी। हाँ जी, थैंक यू। अगले दिन शाम को एक चमचमाती नई कार घर के सामने खड़ी थी। संजना खिड़की से देखकर चौंक गई। ये तो लेटेस्ट मॉडल है। मम्मी जी, इसकी कीमत तो 20 लाख की है बेटा, तेरे पापा जी ने कहा सबसे अच्छी वाली लाओ। ससुर बाहर से आए। लो बेटा, गाड़ी आ गई, चाबी लो और जब मन करे घुमाया करो। जी थैंक यू पापा जी, पर मुझे चलाना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, तेरी मम्मी जी सिखा देगी। क्या कहा? मम्मी जी को चलाना आता है? हाँ, तो क्या हुआ बेटा, तुझे लगा मैं सिर्फ चूल्हा चौका ही जानती हूँ? अरे नहीं नहीं, बात यह है बेटा कि तेरी सासू माँ शहर में कॉलेज की प्रोफेसर थी, खुद गाड़ी चला के जाती थी, पर गांव आने के बाद जरूरत नहीं पड़ी तो। प्रोफेसर? मम्मी जी आप? हाँ बेटा, अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती थी, पर अब तो बस घर संभालती हूँ। चल बेटा, आज शाम को मैं तुझे ड्राइविंग सिखाऊंगी। संजना सख्ते में आ गई, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोले। रिया जेठानी मुस्कुराते हुए आई। अरे भाई घबराओ मत, मम्मी जी बहुत अच्छा सिखाती है, मुझे भी उन्होंने ही सिखाया था। और हाँ, तुम्हारी बोबा टीवी बन गई है, आज यूट्यूब से सीख लिया मैंने। संजना के चेहरे का रंग उड़ गया, वो कुछ बोल नहीं पाई। रात को कमरे में संजना अपने पति राहुल के सामने हंसने लगी। अरे वाह, क्या सर्कस चल रहा है इस घर में। मम्मी जी प्रोफेसर थी और अब मुझे ड्राइविंग सिखाएंगी। संजना क्या बात कर रही हो, मम्मी सच में प्रोफेसर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ, और पापा जी शायद IAS रहे होंगे। अरे मुझे पता है, ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए नाटक कर रहे हैं। 20 लाख की गाड़ी, अरे किराए पर ली होगी 2 दिन के लिए मुझे दिखाने के लिए। संजना तुम, अरे छोड़ो ना, मैं समझ गई इनकी चाल। गंवार लोग हैं, सोच रहे हैं शहर की बहू को खुश कर ले, अपने आप को मेरे लेवल का बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। और वो रिया दीदी यूट्यूब से बोबा टी बनाना सीखा। अरे मुझे पता है यूट्यूब क्या होता है। अरे वो तो भैंस की वीडियो देखती होंगी बस। संजना प्लीज, तुम गलत सोच रही हो। अरे तुम भी उनके साथ हो क्या? मुझे सब पता है, चलो सोते हैं। राहुल चुपचाप लेट गया, वो परेशान था। सुबह आंगन में संजना और रिया साथ में बैठी सब्जी काट रही थी। दीदी, आपको तो गांव का जीवन बहुत पसंद है ना? मेरा मतलब है आप तो यहीं की लगती है, भैंस गाय खेत ये सब। रिया मुस्कुराई। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। अरे वाह, आप तो बिल्कुल सेटल हो गई। या शहर की तो कोई चाहती नहीं होगी आपको, मॉल कैफे पार्टी ये सब तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा ना? एक्चुअली संजना, I have lived in London for 5 years. I did my post-graduation in agricultural economics from there. I have been to more cafes and malls than you can imagine. But you know what I realized? Real happiness isn't in showing off branded clothes or clicking Instagram pictures at fancy places. संजना का मुंह खुला का खुला रह गया।
See, the problem with people like you is that you measure someone's worth by their lifestyle, not by their values or knowledge. You think speaking English or living in a city makes you superior. But Peter, class doesn't come from where you live. It comes from how you treat people. मैंने तो And I handle our family's export business online. We export organic products worth crores annually. So technically, I am probably busier than you ever were in your city job. चाय बना दूं? संजना सन रह गई. उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. रिया मुस्कुराकर चली गई. संजना वहीं बैठी रह गई. उसके हाथ से चाकू गिर गया. थोड़ी देर बाद वो उठकर अपने कमरे में चली गई और फोन उठाया. हेलो पापा. पापा मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घर ले चलो. क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ पापा, सब मिलकर मेरी बेइज्जती करते हैं. बेइज्जती कैसे बेटा? ससुर ने कुछ बोला क्या? नहीं मतलब वो तो सासू ने क्या हुआ बेटा, बताओ तो सही. पापा वो लोग मुझे नीचा दिखाते हैं. कैसे नीचा दिखाते हैं? मारपीट होती है, खाना नहीं देते, काम ज्यादा करवाते हैं? नहीं पापा वो सब नहीं, पर वो. तो फिर क्या बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. ससुर जी ने तो कल 20 लाख की गाड़ी भी दिलवा दी तुझे. पापा आप नहीं समझोगे, वो लोग बहुत चालाक है, मुझसे ज्यादा जानते सब कुछ. और संजना, मुझे लगता है तू अपनी सोच बदल. वो लोग तुझे प्यार से रख रहे हैं, तेरी हर बात मान रहे हैं, फिर भी तू. पापा प्लीज आप भी उनकी तरफ होगा. उसने फोन काट दिया. 2 दिन बाद संजना सास के पास गई. मम्मी जी मुझे थोड़े दिन मायके जाना है, बहुत दिन हो गए. हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू जा, मैं तेरे लिए सामान पैक कर देती हूँ. शाम को संजना के जाने की तैयारी हो गई. सास ने ढेर सारा सामान दिया. घी, दूध, पनीर, आटा, दालें, सब्जियां, अचार, मुरब्बा. बेटा ये सब अपने मायके ले जा. शहर में तो सब मिलावटी चीजें मिलती है, ये सब शुद्ध है. और हाँ, अपनी मम्मी को मेरा प्रणाम देना. बेटा ड्राइवर तुझे छोड़ आएगा, खुद मत चलाना भी. जी पापा जी, थैंक यू. गाड़ी शहर की तरफ बढ़ी. जैसे जैसे शहर नजदीक आया, संजना ने देखा सड़कों पर भीड़, ट्रैफिक, शोर. गाड़ी घंटे भर एक जगह फंसी रही. लोग हॉर्न बजा रहे थे, गालियां दे रहे थे. अरे ये क्या हो रहा है, इतना ट्रैफिक. बहू जी, शहर में तो ऐसा ही होता है रोज, गांव की तरह खाली सड़कें कहाँ. घर पहुंचकर संजना ने देखा उसकी माँ रसोई में परेशान थी. छोटा सा फ्लैट, गर्मी, बिजली का बिल बढ़ गया था तो एसी भी कम चला रही थी. अरे संजना आ गई. बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लेना, एसी खराब हो गया है, रिपेयर वाला कल आएगा. ठीक है मम्मी. शाम को पापा ऑफिस से आए, थके हुए, परेशान. आज बॉस ने फिर डांट दिया, कह रहा है टारगेट पूरा नहीं हो रहा. अरे तुम्हारी उम्र में भी वो लड़के जैसा बर्ताव करता है. अब क्या करें, नौकरी जाएगी तो ईएमआई कैसे भरेंगे. 3 लोन चल रहे हैं, गाड़ी का, घर का, शादी का. हर महीने लाख रुपए से ऊपर निकल जाता है. संजना सुनकर हैरान रह गई. अगले दिन जब वो बाहर निकली तो देखा पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे. किसी ने किसी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी थी. शाम को उसकी सहेली आई. अरे यार मेरा ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड ने कहा तू बहुत खर्चीली है, उसकी सैलरी में तेरे शौक पूरे नहीं हो सकते. संजना को अचानक अपने ससुराल की याद आई. वहां की शांति, प्यार, इज्जत, किसी की कोई टेंशन नहीं, कोई ईएमआई नहीं, कोई बॉस का डर नहीं. तीसरे दिन संजना ने बैग पैक किया. अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही है. गाड़ी ससुराल की तरफ बढ़ रही थी. संजना खिड़की से बाहर देख रही थी. मैं तो एंजॉय करने गई थी, शॉपिंग करने गई थी, दोस्तों से मिलना था, पर मेरा मन ही नहीं लगा. ये क्या हो गया मुझे. नहीं मैं तो शहर की हूँ, मुझे वही अच्छा लगना चाहिए था. जैसी गाड़ी गांव में घुसी, संजना ने हरियाली, खुली सड़कें, शांति महसूस की. एक अजीब सा सुकून मिला. गाड़ी घर के सामने रुकी. सास बाहर आई. अरे बेटा इतनी जल्दी आ गई, अभी तो 3 ही दिन हुए, मैंने सोचा हफ्ते भर रुकेगी. वो मम्मी जी, दरअसल मम्मी को बुखार आ गया था तो मैं उनको संभाल आई. अब वो ठीक है तो मैं चली आई. अरे तूने बताया क्यों नहीं, मैं भी चली जाती. ठीक है ना अब. हाँ मम्मी जी बिल्कुल ठीक है. चल अंदर आ, तेरा कमरा साफ कर दिया है, नहा ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ. रास्ते में कुछ खाया था तूने. नहीं मम्मी जी. अरे भूखी क्यों रही, चल जल्दी से फ्रेश हो जा. संजना कमरे में गई. उसने चारों तरफ देखा. सब कुछ साफ सुथरा, व्यवस्थित. एक अजीब सी शांति थी यहाँ. वो बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी. हफ्ते भर बाद संजना की सहेली नेहा अपने पति अंकित के साथ गांव आई. अरे वाह संजना, तो ये है तेरा ससुराल, बहुत सिंपल है ना. हाँ आओ अंदर. अंदर आकर नेहा ने चारों तरफ देखा.
सास ने चाय नाश्ता लगाया। बेटा तुम लोग आराम से बैठो, मैं कमरा ठीक कर देती हूँ तुम्हारे लिए। सास चली गई। अरे संजना यार, ये क्या जगह है, एसी भी नहीं है क्या? और ये फर्नीचर बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। नेहा प्लीज। अरे क्या प्लीज, देखो ना, हमारे घर में तो इटालियन मार्बल है, यहाँ तो साधारण टाइल्स है। और ये पर्दे, अरे भाई कम से कम डिजाइनर पर्दे तो लगवा लेते। नेहा बस। अरे मैं तो तेरी परवाह में कह रही हूँ यार, तुझे यहाँ कैसे अच्छा लगता है? हमारा तो 3 बेडरूम फ्लैट है, मॉडर्न किचन, मॉड्यूलर फर्नीचर, और यहाँ देखो गांव, कच्ची सड़कें, भैंस गाय घूम रही है बाहर। नेहा बहुत हो गया। और सुना, तेरे ससुर के पास सिर्फ एक स्कूटी थी पहले। अंकित के पापा के पास तो 2 गाड़ियां हैं, ऑडी और फॉर्च्यूनर। तभी रिया की जिठानी आई, हाथ में लैपटॉप लिए। हाय, आप लोग संजना की फ्रेंड है ना? हाँ हेलो। सॉरी मैं जरा बिजी थी, एक इंटरनेशनल क्लाइंट से वीडियो कॉल थी। जापान से ऑर्डर आया है ना 5 करोड़ का। नेहा का मुंह खुला रह गया। 5 करोड़? हाँ, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा चलता है बिजनेस। वैसे आप लोग क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओह नाइस। सैलरी कितनी है अगर आप बताना चाहें तो? 8 लाख है पर ईयर। ग्रेट, अच्छी सैलरी है। हमारा तो बिजनेस है ना, इसलिए हर महीने अलग अलग होता है, पर हाँ साल में 1-2 करोड़ तो आराम से कमा लेते हैं। नेहा की बोलती बंद हो गई। शाम को कमरे में संजना गुस्से में थी। सुनो, तुम लोगों ने नेहा और अंकित का अपमान किया आज। वो पूरा दिन परेशान रहे। अपमान किससे किया? तुम्हारी भाभी ने। 5 करोड़ का ऑर्डर, करोड़ों का बिजनेस, ये सब बोलकर अंकित को नीचा दिखाया। बेचारी की सैलरी सिर्फ 8 लाख है। संजना दीदी ने सिर्फ जवाब दिया था, तुम्हारी फ्रेंड ही तो घर का मजाक उड़ा रही थी ना। तो क्या हुआ? अंकित कितना अच्छा है, बड़ी कंपनी में काम करता है। तुम तो बस गांव में बैठे खेती कर रहे हो। राहुल चुप हो गया, फिर धीरे से बोला। संजना अंकित अच्छा है, पर तुम्हें पता है वो रोज 12 घंटे काम करता है, छुट्टी नहीं मिलती, बॉस की डांट खाता है, नौकरी का डर रहता है। 3 साल में प्रमोशन नहीं मिला तो उसे निकाल देंगे। तो ये तो सबके साथ होता है। मैं गवर्नमेंट साइंटिस्ट हूँ संजना, ICAR में मेरी सैलरी भी अच्छी है, पर मैंने गांव में रहकर काम करना चुना क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स पे छपते हैं। मुझे पिछले महीने नेशनल अवार्ड मिला था। क्या अवार्ड? हाँ, पर मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि मुझे दिखावे में यकीन नहीं। अंकित अच्छा इंसान है, पर उसके पास EMI है, रेंट है, बॉस का डर है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा अपना घर है, कोई कर्ज नहीं, परिवार साथ में है, मैं आजाद हूँ। संजना सन्न रह गई। और हाँ, अंकित की कंपनी में 500 लोग हैं उसके ऊपर, पर मेरे रिसर्च से देश के हजारों किसानों का फायदा होगा। तुम बताओ किसका काम बड़ा है? संजना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रसोई में सास और रिया साथ बैठी थी, दोनों के चेहरे पर परेशानी थी। रिया, अब मुझसे देखा नहीं जाता, कब तक चुप रहे हम? संजना रोज कुछ न कुछ बोलती रहती है, घर का माहौल खराब हो जाता है। मम्मी जी मैं भी थक गई हूँ। आज उसकी सहेली ने घर का कितना मजाक उड़ाया और संजना ने कुछ नहीं कहा, उल्टा हमारे ऊपर नाराज हो गई। राहुल भी कितना परेशान रहता है, बेचारा कुछ बोलता नहीं, पर मैं माँ हूँ, मुझे तो दिखता है सब। मम्मी जी मेरा तो मन करता है उसके पापा से बात करूं, उन्हें बताऊं कि उनकी बेटी यहाँ कैसा बर्ताव कर रही है। हाँ रिया, मुझे भी यही लग रहा है। हमने कभी कोई कमी नहीं होने दी, उसकी हर बात मानी, फिर भी वो हमें गंवार समझती है, हमारा मजाक उड़ाती है। तो फिर हम उसके पिताजी से बात करते हैं, उन्हें सब बताते हैं। वो समझदार आदमी लग रहे थे, वो संजना को जरूर समझाएंगे। हाँ बेटा, कल मैं फोन करती हूँ, अब बहुत हो गया। मैं अपने बेटे को परेशान नहीं देख सकती और इस घर की इज्जत भी नहीं जाने दे सकती। आप बिल्कुल सही कह रही है मम्मी जी, कल बात करिए। संजना अब धीरे धीरे समझ रही थी कि उसका ससुराल कोई साधारण घर नहीं था। पति वैज्ञानिक, जिठानी एक्सपोर्ट बिजनेस चलाती थी, सास प्रोफेसर थी, लेकिन फिर भी उसके मन में घमंड था। मैं तो शहर की हूँ, वहां का कल्चर है मेरे पास, ये लोग चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, गांव तो गांव ही है। एक दिन वो गांव के मुख्य चौराहे पर गई, वहां कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थी, तो संजना भी वहां बैठ गई। अरे तुम तो ठाकुर साहब की छोटी बहू हो ना, कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। संजना ने सोचा चलो इनसे बात करती हूँ, ये तो गांव की औरतें हैं, मेरी बात समझेंगी। आंटी जी आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं? इतना गांव, कोई मॉल नहीं, कोई सिनेमा नहीं, बोर नहीं होते? अरे बेटा, हमें तो अच्छा लगता है, यहाँ शांति है, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाँ पर फिर भी
मैं तो शहर की हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। वैसे मेरे ससुर भी ना बस गांव में ही रहना पसंद करते। मैंने कहा भी था शहर में घर ले लो, पर अरे बेटा, तेरे ससुर तो हमारे भगवान जैसे हैं। उन्होंने इस गांव के लिए कितना कुछ किया है। क्या किया है? तुझे नहीं पता? गांव का स्कूल, अस्पताल, सड़कें सब तेरे ससुर ने तो बनवाया है अपने पैसे से। हाँ बेटा, मेरी बेटी को जब कैंसर हुआ था तो तेरे ससुर ने पूरा खर्चा उठाया, दिल्ली में इलाज करवाया। आज मेरी बेटी जिंदा है तो सिर्फ तेरे ससुर की वजह से। मेरे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उन्होंने दिया। आज वो इंजीनियर बन गया। गांव के 50 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो उठा रहे हैं। और सुन, पिछले साल बाढ़ आई थी तो तेरे ससुर ने पूरे गांव के लिए राशन, कपड़े, दवाइयाँ सब अपने पैसे से दिलवाया। किसी का नाम भी नहीं लिया, चुपचाप सब कुछ करवा दिया। बेटा, तेरे ससुर के पास करोड़ों है, पर उन्हें दिखावा पसंद नहीं। वो तो भगवान जैसे इंसान है, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। संजना सन्न रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। संजना घर की तरफ भागी, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। घर पहुंची तो देखा आंगन में उसके पिता बैठे थे, ससुर और सास भी वहीं थे। पिता संजना को देखते ही उठे और सीधे ससुर के पास गए। उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और ससुर के पैरों पर झुक गए। ठाकुर साहब, मैं अपनी बेटी के लिए माफी मांगने आया हूँ। मैंने उसे गलत संस्कार दिए। शहर में रहकर मैंने उसे दिखावे की जिंदगी सिखाई, असली मूल्य नहीं सिखा पाया। ससुर ने झट से उन्हें उठाया और गले लगा लिया। अरे समधी जी, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे बराबर के हैं, मेरे समधी हैं। ये पैर छूने की क्या जरूरत थी? नहीं ठाकुर साहब, आप जैसा इंसान मैं कभी बन ही नहीं सकता। आप इतने बड़े दिल वाले, इतने दानी, और मैंने अपनी बेटी को क्या सिखाया? घमंड, दिखावा। संजना अब खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए सबके सामने गिर गई। मम्मी जी, पापा जी, दीदी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबको गंवार समझा, मैंने इस घर की इज्जत नहीं की। मैं सास ने उसे उठाकर गले लगा लिया। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू समझ गई, बस यही काफी है। रिया भी आगे बढ़ी। हम सब परिवार है, गलतियां सबसे होती है। संजना अपने पिता के पास गई। पापा, मैं वादा करती हूँ, अब मैं इस घर की इज्जत करूंगी, इन लोगों से सीखूंगी, मैं अच्छी बहू बनूंगी। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने अपनी गलती मान ली, अब तू सच में बड़ी हो गई है। राहुल मुस्कुराया और संजना का हाथ पकड़ लिया। संजना ने पहली बार अपने ससुराल को दिल से स्वीकार किया। देखिए भाई साहब, हम लोग परिवार में विश्वास रखने वाले लोग हैं। परिवार की मर्जी के बगैर हम कोई फैसला नहीं लेते। मेरा भाई है, हम उससे बात करेंगे तभी फैसला होगा कि हम समधी बनेंगे या नहीं। हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है, हमें तो लड़का पसंद है, आप बात करके बताइएगा। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन हम आपके परिवार के लोगों से भी मिलना चाहते हैं। सुना है आपकी एक बहन भी है, तो आप उन्हें भी बुलवा लीजिए, उनसे भी जान पहचान हो जाएगी तो सही रहेगा। वे बहन को बुलाएं। क्या हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, दिक्कत क्यों होगी, लड़की वाले हैं ना, इसलिए छोटी छोटी बातों में सोचने लगते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी बहन से मिलना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी ही होगी। जी, हम भी यही चाहते हैं। तो ठीक है, फिर अब हमें इजाजत दीजिए, अब फोन पे बातचीत हो जाएगी। जी जरूर। सुशील और नीलम अपने घर आ जाते हैं और हॉल में सोफे पर बैठकर सोचने लगते हैं। क्या सोच रहे हैं आप, अब क्या करना है? वही तो समझ नहीं आ रहा। बरसों हो गए, आरती से फोन पर एक बात तक नहीं हुई। लास्ट टाइम तुम्हें तो पता ही है ना कि क्या हुआ था। अब ऐसे में उसे फोन भी कर दूं तो क्या गारंटी है कि वो मान जाएगी? वही तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पंडित जी ने इतना बढ़िया रिश्ता बताया है, इसे गवाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अरे इसलिए तो समझ नहीं आ रहा कि कौन से दाव पेच लगाओ कि आरती मान जाए। मैं इसलिए कहती थी कि बहन से बातचीत इतनी भी बंद मत करो, पता नहीं कब कौन काम आ जाए। अरे आदमी अपना परिवार नहीं देख पाता, अब बहन से कौन रोज रोज बात करे। तुम भी अब सारा कुछ मुझ पर ही मत थोपो। चलो ठीक है, अब जो है सो है, बात तो करनी ही पड़ेगी, बहन है आपकी, एक बार ट्राई तो करो, क्या पता दिल पिघल जाए। हाँ, अब ऐसे हार तो नहीं मान सकता हूँ, रुको फोन करके देखो। सुशील अपनी बहन आरती को फोन लगाता है। पूरी घंटी गई लेकिन फोन नहीं उठा, अब मैं फोन नहीं लगाऊंगा। अरे हो सकता है ना कहीं काम में बिजी हो, जरूरी थोड़ी ना है कि हर वक्त फोन हाथ में हो। लगाओ, एक बार और लगाओ। अरे तुम समझती नहीं हो, जमाई जी में बहुत अकड़ है, वो ही नहीं उठाने दे रहे होंगे। अब आप यहीं से बैठकर सब कुछ अंदाजा मत लगाओ, आपका जो काम है वो करो। बेटी की शादी है, वरना ये बाप किसी के आगे न झुकता। चलो एक बार और आजमा लेता हूँ।
सुशील फिर से फोन लगाता है। बेल बजती है। अरे, आज बरसों बाद भैया का फोन। आखिर इतने सालों बाद आज इन्हें मुझसे क्या काम पड़ा? रुको, देखती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ बहना, कैसी है? ठीक हूँ, बस थोड़ा शौक में हूँ कि आज इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई। ओफो, क्या बात कर रही है तू? तेरा भाई हूँ, तेरी याद तो हमेशा आती है। बस काम इतना ज्यादा है कि कभी फोन नहीं मिला पाता। और देखना, तेरे भाई ने फोन नहीं लगाया तो तूने ही फोन कौन सा मिला दिया कि भाई की हाल खबर ले ले। बस करो भैया, आपको याद नहीं है क्या आखिरी बार मैं आपके घर से क्यों आई थी? शायद आप वो भूल सकते हैं, लेकिन मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। जाने दे बहन, हर भाई बहन में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपस में बात ही ना करें। और जमाई जी कैसे हैं? ठीक है भैया, आप बताइए वहाँ सब कैसे हैं? सब बढ़िया है, कुशल मंगल। बस श्रद्धा की शादी की तैयारियां हो रही है। अच्छा, हाँ, श्रद्धा की तो शादी की उम्र हो गई होगी। अच्छा है, तो लड़का देखा कि नहीं? हाँ, एक लड़का देखा तो है, बढ़िया भी है। बस थोड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत? अरे कुछ खास नहीं, बस लड़के के घर वाले मिलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ तू भी आ जाए, मिल ले। शादी पक्की हो जाएगी तो श्रद्धा का घर अच्छे से बस जाएगा। ओहो, तभी तो मैं सोचूं भैया कि आपको मेरी याद कैसे आ गई। आजा बहन, भाई के लिए इतना तो कर सकती है ना? क्यों नहीं भैया, आप भैया है मेरे, मैं जरूर आऊंगी। तो कब आना है? अब तू बोल तो कल ही बुला लेते हैं। ठीक है, मैं भी कल ही आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तो कल मिलते हैं। ठीक है भैया। जैसे ही फोन कटता है, आरती का पति आ जाता है। कौन था? किससे बातें हो रही थी? भैया का फोन था। कौन भैया? मेरे एक ही भैया हैं। ओहो, तो आज उन्हें तुम्हारी याद कैसे आ गई? अरे वो श्रद्धा की शादी हो रही है, लड़के वाले चाहते हैं कि वो पूरे परिवार से मिले, तो इसलिए कल भैया ने बुलाया है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि उस मतलबी का फोन बिना मतलब के कैसे आ गया। अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया। नहीं, तो मैंने मना नहीं किया है, बल्कि मैं जाऊंगी कल भी और शादी में भी। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारा भाई एक नंबर का मतलबी है। उसने सिर्फ मतलब के लिए फोन किया है तुम्हें, और तुम चली भी जाओगी? हाँ, मैं जाऊंगी, वो भाई है मेरे। और भूल गई तुम कि उसी भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा आरती कि ये तुम कह रही हो। अरे, याद करो जब तुम्हारे ही भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया था। हाँ, याद है वो दिन मुझे। भैया, आज राखी है तो गिफ्ट तैयार रखिएगा। हाँ हाँ, वो तो हर साल ही आता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलो अब राखी बांध दो आरती, मुहूर्त शुरू हो गया है। अरे वाह, लाइए भैया, हाथ लाइए। आपके लिए मैं स्पेशल राखी और स्पेशल मिठाई लेकर आई हूँ। हाँ हाँ, तेरी स्पेशल मिठाई का राज यहाँ सबको पता है। मतलब? अरे कुछ नहीं, ले फटाफट राखी बांध और अपना लिफाफा पकड़। क्या भैया, राखी के दिन भी आप इतने उखड़े उखड़े से रहते हो। अरे तो क्या करूं, राखी के लिए इंसान ही बदल दूं क्या? आरती छोड़ना, राखी बांध दे फटाफट, नहीं तो और गुस्सा होंगे ये। ठीक है, बांध दी राखी। अब लाइए मेरा लिफाफा दीजिए। ले, पूरे 5,000 का लिफाफा है। अरे वाह, राखी पर तो मजा ही आ जाता है। ये सही है पापा, बुआ 500 की मिठाई लेकर आती है और 5,000 का लिफाफा लेकर जाती है। सही बिजनेस है ये। सोनू छोटा है, जरा जबान संभाल के बात कर। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला। सही तो कह रहा है वो। भैया, अब आप भी ऐसे बोल रहे हैं, बहन का हक होता है ये, मैंने तो आपसे नहीं मांगा था। हाँ, लेकिन अगर मैं ना दूं तो तेरा मुंह भी तो बनेगा। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, अगली बार से नहीं आऊंगी मैं। अगली बार से क्यों, अभी चली जा यहाँ से। वाह भैया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आना मेरा आपको इतना चुभता है। बिन बुलाए मेहमान मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। तो ठीक है, जा रही हूँ मैं। क्या हुआ, याद आ गया क्या? नहीं, बस ऐसे ही। अब जो भी है, भैया ने बुलाया है और भैया को अपने किए का एहसास है, तो मैंने भी उन्हें माफ कर दिया है। मैं कल जाऊंगी। मेरे इतने बोलने के बाद भी नहीं समझ आ रहा है, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है। अरे नीलम, देखो आरती आ गई। आओ आओ बहन। आइए बुआ, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। काफी टाइम बाद आ रही हूँ। बुआ तो पुरानी ही है, लेकिन मायका बहुत बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि पुरानी बुआ का नया मायका बन गया है। आ जाओ बहन, बैठ बैठ के बातें करेंगे, अभी लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ भैया, इतने अरसे बाद मिल रहे हैं, बातें तो होंगी ही। लगता है लड़के वाले भी आ गए हैं। अगर ऐसा है तो अच्छा है, बहुत अच्छे वक्त पर आ गई है। जा अंदर जा अपनी भाभी के पास, साथ में आना। ठीक है।
आइए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम भी तो तब से मिलने के लिए ही बेचैन थे। आपकी बहन आ गई? हाँ हाँ, अंदर आइए। ये छोटे भाई हैं आपके? हाँ, ये मेरा छोटा भाई और ये उनकी धर्मपत्नी। अरे बढ़िया बढ़िया, अंदर आइए आइए। सभी अंदर आकर सोफे पर बैठते हैं। अंदर से नीलम और आरती साथ में बाहर आती है। आओ आओ बहना, ये देखो, यही है लड़के वाले, तुमसे मिलना चाहते थे। नमस्ते आप सभी को। ये है मेरी इकलौती और प्यारी बहना। बहना, ये लड़के के मम्मी पापा और ये चाचा चाची। इनके घर पर सभी काम दोनों भाई मिलकर बातचीत करके ही करते हैं, जैसे हम दोनों करते हैं। हैं? भैया ने कितने सालों बाद कल तो फोन किया, तो क्या कह रहे हैं कि हम हर काम बात करके करते हैं? भैया भी कितना फेंक रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी बहन से मिलकर। तो हमने डिसाइड किया है कि हमें रिश्ता मंजूर है। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुना नीलम, सुना बहना? हाँ भैया। और हमने पंडित जी से बात करके शादी की डेट भी निकलवा ली है। 1 हफ्ते के अंदर ही शादी का शुभ मुहूर्त है। 1000 साल बाद ऐसा संयोग हुआ है। अरे वाह, तो ठीक है, हम 1 हफ्ते के अंदर ही शादी करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, हम भी निकलते हैं, क्योंकि हमें भी शादी की ढेरों तैयारियां करनी है। इतना कह के सभी लड़के वाले चले जाते हैं और आरती भी अपने घर चली जाती है। देखो आरती, जिद मत करो, मैं नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। देखिए जी, मेरे भाई की इकलौती बेटी की शादी है, जो हुआ उसे भूल जाइए ना। चलिए ना मेरे साथ शादी में। तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं वो सब कुछ कभी नहीं भूल सकता, और शादी में ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही। देखिए जी, अगर आप मेरे साथ शादी में नहीं चले तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ओफ ओह, अब ये कैसी जिद है? है तो है, आपको चलना ही है शादी में। अच्छा ठीक है, चलूंगा शादी में। हाँ, और इकलौती भांजी की शादी है तो खर्चा तो दबा के करूंगी। देख लेना, बाद में तुम्हें ही पछतावा होगा। चलो चलो, अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। इतना बोल के आरती शॉपिंग के लिए निकल जाती है और मार्केट से ढेर सारी शॉपिंग करके घर पर आती है। देखिए जी, मैंने 50,000 की शॉपिंग की है। आपके लिए भी मैंने एक से एक कपड़े लिए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या आरती? 50,000 की शॉपिंग कर ली तुमने? हाँ, अब आप कुछ मत बोलिएगा। मेरे एक ही भाई है और उनकी एक ही बेटी, उसकी शादी में इतना तो बनता ही है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कुछ दिन बीत जाते हैं और हल्दी का दिन आता है। सभी लड़के वाले और रिश्तेदार सब आ चुके होते हैं। भाभी आइए ना, हमारे साथ यहाँ डांस करिए, देखिए कितना मजा आ रहा है। हाँ हाँ, ये लो 1 ठुमका, ये लो 2 ठुमका। अब मुझे जाने दो आरती, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलिए, आप भी क्या याद रखेंगी। वैसे सोनू, तुझसे वो प्रीमियम वाली मिठाई मंगवाई थी, लेकर आया तू? पापा ने पैसे ही नहीं दिए। ओफो, पैसे की क्या बात करता है। ये ले 10,000 रुपए, जो भी काम हो वो तुरंत होना चाहिए, समझा ना? ठीक है बुआ, मैं मिठाई ले आऊंगा। अरे आरती बहन, जरा इधर आ। ये देख समधी जी क्या कह रहे हैं। क्या हुआ भैया? ये कह रहे हैं कि हम दोनों लगते ही नहीं कि भाई बहन हैं। हम दोनों में उतनी बातें ही नहीं होती है। जरा बताना इन्हें कि बचपन में हम पेड़ पर चढ़कर कितना खेला करते थे। हैं? कब भैया? ये कब हुआ? मुझे तो याद नहीं। अरे याद तो मुझे भी नहीं है। अच्छा वो छोड़, तुझे वो दिन याद है कि हम कितना छुपम छुपाई खेलते थे? तू अलमारी में जाकर छिप जाती थी और फिर पूरा घर तुझे ढूंढता था। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम मुझे तो बता दिया होता कि ये सब बोलना है। अरे मान गए समधी जी, आप भी बच्चों की तरह मुझे प्रूफ देने के लिए बैठ गए। अरे लड़के वाले हैं, साबित तो करना पड़ेगा ना। और बहन, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? हल्दी लगा दी श्रद्धा को? हाँ भैया, 2 बार लग गई है शादी तक, और 5 बार लगाना है। चलो अच्छा है, अब कल मेहंदी वालों को भी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अच्छा किया भैया आपने, वरना शादी के सीजन में मेहंदी वाली मिलना भी बहुत मुश्किल है। देख लो बेशरम कहीं के, कितना ढोंग करते हैं। लड़की की शादी है इसलिए इतना पूछ पा रहे हैं बहन को, वरना अरसा बीत गया था। बहन जिंदा भी है या नहीं खबर तक नहीं की थी। हल्दी का दिन बीत गया था और अब मेहंदी लग रही थी। अरे वाह, क्या मेहंदी लगा रहे हो आप लोग, बहुत जच रही है मेरी भतीजी के हाथ पर। हाँ बुआ, आप भी बैठिए ना, आप भी लगवा लीजिए। हाँ हाँ, मैं यहीं बैठ रही हूँ। ये लो, मेरी तरफ से रख लो। अरे बुआ, 5,000 शगुन दे रही है, इतना शगुन कौन देता है मेहंदी लगवाने के लिए? अरे मेरी इकलौती भतीजी है तू, इतना खर्चा करना तो बनता है। सच में बुआ जी, आप भी ना। अरे चुप कर, कल विदाई हो जाएगी तेरी तो बार बार मौका थोड़े मिलेगा। मेहंदी का दिन भी बीत जाता है।
अब फाइनली शादी का दिन होता है। आरती बारातियों के साथ खूब नाच रही होती है। अरे नाचो भाई नाचो, मेरी इकलौती भतीजी की शादी है। अरे ये क्या कर रही हो आरती, इतने पैसे क्यों उड़ा रही हो, होश में तो होना। अरे मेरे इकलौते भाई की इकलौती बेटी की शादी है, जितना मन करेगा उतना उड़ाऊंगी मैं। होश में आ जाओ आरती, ऐसा ना हो कि बाद में पछताने के लिए कुछ भी ना बचे। अरे अब आप फालतू बातें मत करो, शादी वाला दिन है, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा काम सिर्फ बताना है, बाकी तुम जानो। कुछ वक्त बीतता है और फाइनली श्रद्धा की शादी हो जाती है और श्रद्धा अपने ससुराल चली जाती है। मेरी बच्ची घर सूना करके चली गई, कितनी रौनक थी इस घर में, अब देखो ऐसा लग रहा है कि अचानक इतना सन्नाटा हो गया हो। सही कह रही हैं आप, मुझे भी बहुत याद आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी है, अपने ससुराल चली गई है, खुश रहेगी। हाँ ये बात तो है भाभी, वैसे चलिए अब हम लोग भी चल के थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ चलिए चलते हैं। अगला दिन आता है, सभी हॉल में सोफे पर बैठे होते हैं। सुशील एक लिफाफा लेकर आता है और आरती को पकड़ा देता है। ये क्या है भैया? विदाई है, अब तुझे शादी में बुलाया था तो तुझे विदा भी तो करना पड़ेगा। अरे तो मैंने सोचा था कि अभी कुछ दिन रुक कर जाऊंगी। यहाँ रुक कर क्या करेगी तू, अपने घर जा, आराम से रह। क्या भैया, मैं यहाँ भी तो आराम से हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुझे नहीं है लेकिन मुझे है, मैं चाहता हूँ कि तू ये लिफाफा पकड़ और अपने घर वापस जा। अच्छा, वैसे कितने का चेक है लिफाफे में, जरा मैं भी देखूं। ये क्या भैया, ये तो सिर्फ 2100 रुपए हैं, मजाक कर रहे हो? मजाक वजाक कुछ नहीं कर रहा हूँ, तेरी जितनी औकात है उतने का लिफाफा दिया है। औकात? ये क्या बोल रहे हैं भैया आप? सही तो कह रहा हूँ, इतना क्या शौक हो रही है? तो अभी तक आपने जो भी किया वो सब एक ढोंग था। ढोंग कह ले या जो भी कह ले, अब समय आ गया है कि तू यहाँ से चली जाए। ढोंग ही तो था भैया, जब आपको अपने मतलब के लिए मेरी जरूरत थी तब आपने मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब मतलब खत्म हो गया तो आप फिर से वही इतिहास दोहरा रहे हैं। देखा, मैंने कहा था तुझसे कि इन्हें तुझसे कोई लेना देना नहीं है, सब नाटक कर रहे हैं ये, वो भी अपने मतलब के लिए। हाँ किया मैंने नाटक, बस पता चल गया तुम लोगों को ना, सो प्लीज लीव माई हाउस राइट नाउ, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। वाह भैया, मैं ही बेवकूफ थी जो आप लोगों को इस घर को अपना समझ रही थी, मुझे क्या पता था कि मेरे भाई ने मुखौटा पहन रखा है, वो भी अच्छाई का मुखौटा। प्रकाश जी मुझसे बोलते रहे कि ये सब नाटक है, लेकिन मैंने एक ना सुनी। बुआ, आप इतना नाटक क्यों कर रही हैं? हमने आपको शादी का न्योता ही तो दिया था, शादी खत्म हो गई, अब जाइए अपने घर। अब क्यों ये सब ड्रामा कर रही हैं? पापा को ब्लैकमेल कर रही हैं? मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ? अरे फंसाया तो तुम लोगों ने मुझे है, मैं बेवकूफ हूँ जो तुम लोगों की बातों में आ गई। अब जाएगी या सामान घर के बाहर रखवाओ तभी निकलेगी? जा रही हूँ भैया, लेकिन याद रखिएगा कि एक वक्त आएगा जब आपको पता चलेगा कि आपने जो किया वो सही नहीं था। आरती, क्यों बखेड़ा कर रही हो? तुम्हें लिफाफा मिल गया ना, तो भगवान के लिए अब जाओ यहाँ से, खुद भी जियो और हमें भी जीने दो सुकून से। वैसे भी अभी हमने अपनी बेटी की विदाई की है, हम वैसे ही बहुत दुखी हैं। चलो आरती, अब भी कुछ सुनना बाकी है क्या तुम्हारा, या अब भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? नहीं जी, अब जो भी पट्टी थी वो खुल गई है। ये लीजिए भैया, आपका लिफाफा भी आपको मुबारक, मुझे नहीं चाहिए खैरात का लिफाफा, जा रही हूं मैं और अब कभी नहीं आऊंगी। हश, गई तो कम से कम,